वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर इंटर स्टेट्स रिलेशंस, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा पार्ट यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हमने इंटर स्टेट काउंसिल तक हमने पढ़ लिया था, और अब हम देखेंगे इंटर स्टेट काउंसिल्स का कंपोजिशन। ठीक है, कि कौन कौन उसके मेंबर्स होते हैं, कौन कौन उसमें होते हैं, तो उसका कंपोजिशन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस चैप्टर के इस पार्ट को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, कंपोजिशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अब देखो इसके अंदर कौन कौन होते हैं मेंबर्स, इसके जो काउंसिल्स है इसके मेंबर्स होते कौन कौन है। देखो, सबसे पहले जो इसके मेंबर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो तो इसके चेयरमैन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन। ठीक है, और इनके साथ परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये पीएम प्लस उनकी कैबिनेट कमेटी। ठीक है, जो होती है ना पीएम प्लस उनकी कैबिनेट कमेटी, ये परमानेंट इन्वाइटीज होते हैं कि अगर कोई सी भी क्या होगी इंटर स्टेट काउंसिल होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली चेयरमैन होंगे हमारे पीएम सर। ठीक है, और उनकी जो काउंसिल्स होंगी ये दोनों होते हैं परमानेंट। ठीक है, किसी भी डिस्प्यूट के लिए ये दोनों होते हैं परमानेंट। ठीक है, अब जो ये परमानेंट होते हैं तो हमें तो पता है पीएम सर एक परमानेंट हो गए, और एक वन शुड बी होम मिनिस्टर। अब जो ये 6 कैबिनेट मिनिस्टर है ना, इनमें एक तो होम मिनिस्टर होनी चाहिए। मतलब कहने की बात यह है कि पीएम प्लस होम मिनिस्टर प्लस 5 यूनियन कैबिनेट। ठीक है, और 5 मेंबर्स कोई और मिनिस्टर्स जो पीएम लेके आना चाहते हैं या फिर जो कैबिनेट में है, कैबिनेट में से लाना है बेसिकली। ठीक है, अब कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, जिसको नहीं पता वो जाके मेरी लास्ट की वीडियोस देखें, उन्हें पता चल जाए कौन होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं तो हमें ये पता चला कि पीएम प्लस होम मिनिस्टर प्लस 5 मेंबर्स अदर, ये होते हैं हमारे परमानेंट इन्वाइटीज, चाहे कोई सी भी इंटर स्टेट काउंसिल हो किसी भी स्टेट्स को बनाई हुई। ठीक है, ये होता है इसकी परमानेंट इन्वाइटीज। अच्छा, अब देखो स्टेट्स, इसमें स्टेट्स में से कौन कौन आता है? स्टेट्स में से आता है अंडर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, अब देखो स्टेट क्या होंगे, स्टेट 2 तरह की हो सकती हैं। ऐसी, एक तो ऐसी जिसमें प्रेसिडेंट रूल लग रहा हो, और एक ऐसी जिसमें प्रेसिडेंट रूल ना लग रहा हो। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगा हुआ है, तब उस स्टेट से आएंगे गवर्नर। ठीक है, तब उस स्टेट से कौन आएगा? उस स्टेट से आएंगे गवर्नर। और बाई चांस अगर वहाँ पर क्या कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा हुआ है, तब वहाँ से आएंगे वहाँ के सीएम। ठीक है, वहाँ के सीएम उस स्टेट के, कौन से स्टेट्स के? डिस्प्यूट स्टेट्स के। ठीक है, डिस्प्यूट स्टेट्स के, जो स्टेट्स में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, डिस्प्यूट स्टेट के, सही बोल रहे हो सर? ये नहीं, ठीक है, इसमें सारी स्टेट्स के आते हैं, ध्यान रखना, बहुत बड़ी होती है ये इंटर स्टेट काउंसिल, छोटी मोटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा बड़ी काउंसिल्स होती है इंटर स्टेट, मतलब सारी स्टेट्स का। ठीक है, सारी स्टेट्स के या तो गवर्नर आएंगे अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो, और अगर नहीं लगे हुए हैं प्रेसिडेंट रूल जिन स्टेट्स में, वहाँ से सीएम आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो दूसरा कौन से आते हैं? दूसरा आता है यूनियन टेरिटरी से। यूनियन टेरिटरीज कितनी है आज के टाइम पे, मुझे कमेंट करके बताना जिस चीज़ से पता है। ठीक है, अच्छा, हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज होती है जिनके पास असेंबली होती है खुद की। ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी नहीं होती है। ठीक है, तो जिनमें होती है लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी, वहाँ से आते हैं सीएम, उसके उस यूटी के सीएम आते हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें नहीं होती है वहाँ से आते हैं हमारे कौन? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो वहाँ के देखने वाले हैं, जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर रह के काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप बहुत सारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर सीएम होते हैं? ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल, कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है ना, उस पर सीएम होते नहीं होते? हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये थे कंपोजिशन कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। अब ये कि देखो क्या है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कमीशन है। अब देखो ना कि 28 के 28 स्टेट के आपके सीएम या फिर गवर्नर आ रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यूटीज़ में से भी आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं उस यूटी के, या फिर सीएम आ रहे हैं उस यूटी के, और साथ ही साथ 6 कैबिनेट मिनिस्टर हो गए और पीएम। तो कितने बड़े, कितनी बड़ी कमीशन होगी। उनके साथ उनकी गाड़ियाँ भी, इनकी काफिला भी आएगा, तो समझ लो कितनी बड़ी कमीशन होगी। तो हर टाइम पे इतनी बड़ी कमीशन तो नहीं बना सकते ना, तो देयर इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, और इसलिए एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी मतलब बस छोटी छोटी छोटी, किस कमेटी से छोटी? इंटर स्टेट काउंसिल से छोटी कमेटी होती है। ठीक है, जो होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, इट वॉज सेटअप इन 1996। कब बनाया था इसे? 1996 में बनाया गया था। फॉर कंटिन्यूस कंसल्टेशंस एंड प्रोसेसिंग
ऑफ मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल कंपोजिशन। ठीक है, देखो ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो आपकी काउंसिल्स होती हैं इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत सारे ही होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये देखो ना 28 के 28 स्टेट के आपके सीएम जा रहे हैं, गवर्नर जा रहे हैं, और क्या बोलते हैं यूटीज में से भी आपके सारे एडमिनिस्ट्रेटर और आपके सीएम जा रहे हैं। ठीक है, और खुद पीएम सर, आप देखो कितनी बड़ी कमेटी हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, छोटे मोटे हर बार ये इतना ना जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी बनाते हैं। पहले स्टैंडिंग कमेटी जाएगी, वहाँ जाके सब कुछ बात कर लेगी वो, बाकी उसके बाद इंटरस्टेट काउंसिल होगी, वो जाके डायरेक्टली साइन कर देगी। मतलब कि कहने की बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी जो होगी ये काम करके आ जाएंगी, पहले बात करके आ जाएंगी कि ऐसा होगा, और उसके बाद वो डायरेक्टली आएंगे सीएम वगैरह और पीएम वगैरह, वो सब क्या कर देंगे, साइन कर देंगे और फाइनल कर देंगे हर बात। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, अब जो स्टैंडिंग कमेटी, इसकी कंपोजिशन कौन कौन होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। सबसे पहले होते हैं होम मिनिस्टर। ठीक है, और इंटरस्टेट काउंसिल में कौन थे, पीएम थे जो चेयरमैन थे, लेकिन यहाँ पर होम मिनिस्टर यहाँ पे चेयरमैन होंगे, और इनके साथ होंगे 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। इनके साथ कोई 5 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और 9 स्टेट के सीएम को बुला लेंगे, किसी भी 9 स्टेट के सीएम को बुला लेंगे। ठीक है, और इनके साथ कौन आएगा, सीएम के साथ ऑफिसर्स आएंगे, ये ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स। ठीक है, आप जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इनके साथ आप जैसे लोग आएंगे। ठीक है, अब ये सब कुछ जो बात होगी ये बात कर लेंगे, मतलब कि आप जैसे लोग बात कर लेंगे, सारा मैटर सॉल्व कर लेंगे, और बस आपके बाद आपके जो बॉसेस होंगे वो आएंगे और साइन करके चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होगा। द काउंसिल इज असिस्टेड बाय अ सेक्रेटरिएट कॉल्ड द इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट। ठीक है, सेक्रेटरिएट कौन होगा, आप लोग, आप होंगे सेक्रेटरिएट। ठीक है, आपकी कहने की बात यह है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है इसे हम इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेक्रेटरिएट आके सारे स्टेट्स के आपस में बात कर लेते हैं और रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये सब हो जाता है। वो बोलते हैं फिर कि हम अपने बॉसेस को बोल देंगे कि हम आएंगे और वो साइन कर देंगे डायरेक्टली, हमने बात जो भी करनी है वो कर ली हमने बात। ठीक है, बस वो आएंगे साइन करने के लिए और साइन करके चले जाएंगे, बस ये होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट, किसे, स्टैंडिंग कमेटी को। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी को। ठीक है, अब देखो सिंस 2011 इट इज़ ऑल्सो फंक्शनिंग एज अ सेक्रेटरिएट ऑफ द जोनल काउंसिल्स। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि 2011 से इट इज़ ऑल्सो फंक्शनिंग एज अ सेक्रेटरिएट ऑफ द जोनल काउंसिल्स। अब ये जो ये क्या है हमारी स्टैंडिंग कमेटी, ये एज अ सेक्रेटरिएट कमेटी भी काम कर रही है, किसके लिए, जोनल काउंसिल्स के लिए। अब जोनल काउंसिल्स क्या होती है भाई, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो बता रहा हूँ, सॉरी, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ये जोनल काउंसिल्स क्या होती हैं। देखो, जोनल काउंसिल होती है जोन्स की काउंसिल, मतलब कि नॉर्थ की जितने भी स्टेट्स होंगी उसकी काउंसिल, ईस्ट की जितने भी स्टेट्स होंगी उसकी काउंसिल अलग होगी, वेस्ट की जितने भी काउंसिल्स होंगी स्टेट्स होंगी उसकी काउंसिल अलग होगी, और जो साउथ की होंगी उनकी काउंसिल अलग होगी। टोटल 5 काउंसिल्स होती हैं, लेकिन अभी 1-2 बड़ी भी हैं, वो दिखाता हूँ मैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। देखो, अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड द फॉलोइंग काउंसिल्स। अब देखो, अब जो प्रेसिडेंट सर है हमारे, उन्होंने इंटरस्टेट काउंसिल के साथ साथ आर्टिकल 263 की मदद से कुछ और काउंसिल्स भी बना रखी हैं, जैसे कि एक है हमारी हेल्थ से रिलेटेड काउंसिल, एक है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल, और एक है हमारी सेल्स टैक्स काउंसिल्स। देखो, अब जो हेल्थ काउंसिल है ये कौन बनता है, सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये काउंसिल्स का नाम है, हेल्थ से रिलेटेड काउंसिल का नाम है ये। ठीक है, ये सारी प्रेसिडेंट ने बना रखी है, प्रेसिडेंट सर ने, साहिबा ने बना रखी है ये। ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल के साथ साथ। ठीक है, ध्यान रखना, हेल्थ के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, और सेल टैक्स के लिए। हेल्थ के लिए ये बना रखी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बना रखी है, और टैक्स के लिए बना रखी है 4 रिलीजियन काउंसिल्स फॉर सेल्स टैक्स, द नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड द साउथर्न जोन्स। ठीक है, आप इसे नॉर्मली जोन्स काउंसिल भी बोल सकते हो। ठीक है, हर जोन के लिए अलग अलग काउंसिल बना रखी है सेल टैक्स के लिए। ठीक है, द काउंसिल में मीट एट लीस्ट थ्राइस इन अ ईयर। अब ये जितने भी काउंसिल है हेल्थ से रिलेटेड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड, या फिर सेल्स टैक्स से रिलेटेड, इनकी एक साल में कम से कम 3 बार तो ये आपस में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, बैठक होती है, इनकी मीटिंग होती है एक साल में 3 बार। ठीक है, द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर, भाई एक साल में 3 बार तो इन्हें मिलना ही मिलना होता है कम से कम। तो डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 4 महीने में एक बार तो मिलेंगी आपस में। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं हमारे पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। देखो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन ऑफ ईच स्टेट्स इज कन्फाइंड टू इट्स ओन टेरिटरी। देखो क्या बोल रहे हैं कि
अगर हम संविधान के हिसाब से बोलें तो हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है कि जो स्टेट है, एग्जाम्पल लेता हूँ यूपी। अब जो यूपी जो भी अपना क्या करेगी, जुरिडिक्शन देगी, मतलब कि जो भी अपना किसी भी टॉपिक पे कुछ भी अगर रूल या फिर रेगुलेशन बनाएगी या फिर कुछ भी बोलेगी, तो वो कहाँ तक लिमिटेड होगा, इनका ये जो जुरिडिक्शन होगा इनकी स्टेट में ही होगा खाली। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कोई बिल पास करा और कोई या फिर कुछ भी लॉ बनवाया, ठीक है, पास करवा लिया उसे कैबिनेट से, सॉरी कैबिनेट बता रहा हूँ, असेंबली से अपनी, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी ये रोल या फिर रूल्स या फिर रेगुलेशन जो भी बनाएंगे ये खाली यूपी के अंदर ही होगा, यूपी के अंदर ही चलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हरियाणा के अंदर भी लग गया भाई, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जिस स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी उस स्टेट में ही वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, या फिर बोल सकते हो आप उस स्टेट में चलेगा, उसके अलावा बाहर दूसरे स्टेट में नहीं चल सकता। ठीक है, ये चीज़ है। एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ वन स्टेट्स मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन अनदर स्टेट्स। ठीक है, वही चीज़ है कि एक्ट्स या फिर रिकॉर्ड्स, भाई जो भी कार्य है, काम है या फिर रिकॉर्ड्स है जितने भी, वो किस स्टेट में चलेंगे, जिस स्टेट के अंदर वो बने हैं उस स्टेट में वो चलेंगे खाली। ठीक है, टू रिमूव एनी सच डिफिकल्टी द कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रेन्स द फुल फेथ एंड क्रेडिट। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो ऐसा होता है कि जब बाहर से कोई दूसरे स्टेट का कोई वही प्रोडक्ट वाली बात ले लेते हैं हम। ठीक है, तो सपोज करो हरियाणा स्टेट क्या है, यूपी के अंदर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रही है लेकिन उस पर लगा दिया टैक्स। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ऐसा डिस्प्यूट्स ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, कुछ एक्शन लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला तो लिया उन्होंने फुल फेथ एंड क्रेडिट। ठीक है, विश्वास, ठीक है, विश्वास रखो। क्लॉज विच लेज डाउन द फॉलोइंग, देखो, फुल फेथ एंड क्रेडिट is to be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceeding। देखो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहली बात तो सारी स्टेट्स को एक दूसरे स्टेट्स पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, फुल विश्वास होना चाहिए, ये नहीं कि भैया एक स्टेट ने चलो बोल दिया चलो हाँ ठीक है भैया आ जाना दूसरे स्टेट वालों को, लेकिन दूसरे स्टेट वालों ने जब अपना टाइम आया तो मुकर गए अपनी बात से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने बोला है वो करके दिखाना चाहिए। ठीक है, फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में। ठीक है, एक दूसरे स्टेट्स में। ठीक है, अच्छा, टू पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट्स। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक स्टेट्स जो बता रहे हैं, पब्लिक एक्ट्स है क्या, देखो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो भी स्टेट, किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया है, मतलब कि अगर एग्जांपल देता हूँ कि हरियाणा स्टेट वाले अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं यूपी की स्टेट में, तो जो हरियाणा की स्टेट के जो लोग होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे भाई, वो जो यूपी की स्टेट्स में एंटर करेंगे तो वहाँ का रूल्स उन्हें रेगुलेशन वहाँ के मानने पड़ेंगे। ये नहीं कि भैया आपने हरियाणा से उठ के आए यूपी में और यूपी में भी हरियाणा के ही रूल्स और रेगुलेशन वो कर रहे हैं, मान रहे हैं, और वो यूपी के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है उनकी अवहेलना कर रहे हैं या फिर उन्हें नहीं मान रहे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिस भी स्टेट में आप जाओगे, जिस भी स्टेट से आपके जो रिलेशंस हैं, ठीक है, अगर आप उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करोगे या फिर कुछ भी करोगे, उस स्टेट में जाओगे तो आपको आपके ऊपर उसी स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन लागू होंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ दैट गवर्नमेंट, जिसमें भी आप जा रहे हो। ठीक है, और पब्लिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल बुक। ठीक है, ऑफिशियल बुक, रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, कहने की बात यह है कि कुछ भी अगर डेटा बनाया, ठीक है, किसी भी, जैसे हम जैसे लोग, क्या हम जैसे, मतलब बता रहा हूँ मैं एग्जांपल, जैसे आप जैसे लोग हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, आप जब बड़े ऑफिसर बन जाओगे तो आप क्या करोगे, आपको ऊपर से ऑर्डर आएंगे कि आपको हमें इस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, डेटा लोगे और एक रिपोर्ट तैयार करोगे। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट आप दोगे अपनी स्टेट में, किसी भी स्टेट में दोगे आप ये रिपोर्ट, तो जो ये रिपोर्ट होगी ये हो जाएगी ऑफिशियल बुक। ठीक है, ये ऑफिशियल बुक बन जाएगी उस टाइम पर। ठीक है, कहने की बात ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली दस्तावेज बन जाएंगे, ऑफिशियल दस्तावेज। ठीक है, रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट्स, भाई जैसे कि आप जैसे बच्चे लोग। ठीक है, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, जो अपना कार्यकाल कर रहे होंगे ऑफिशियल तौर पर। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट देखो, द मैनर एंड द कंडीशन अंडर विच सच एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स टू बी प्रूव्ड एंड देयर इफेक्ट डिटरमाइंड वुड बी एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि द मैनर एंड द कंडीशन अंडर विच द सच एक्ट्स, रिकॉर्ड्स, प्रोसीडिंग्स आर टू बी प्रूव्ड एंड देयर इफेक्ट्स डिटरमाइंड वुड बी प्रोवाइडेड बाय द, अब देखो कि अब जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी, जो रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी, वो तो आपको सारे स्टेट्स को मानने पड़ेंगे। कुछ ऐसे होते हैं ना इन्वायरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जो हर स्टेट में पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि जिन पे
स्टेट के अंदर होते हुए भी वो पार्लियामेंट की चलती है उस पर, ठीक है। तो कुछ पार्लियामेंट ऐसे लॉ बनाती है वो जो हर स्टेट के लिए वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, उन्हें मानने ही मानने पड़ते हैं, ठीक है। फाइनल जजमेंट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द सिविल कोड्स इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया। अब देखो, कोई भी सिविल कोड इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, मतलब कि सिविल कोड मतलब कि कोई सी भी कोर्ट ले लो, अगर कोई जजमेंट देती है, फाइनल जजमेंट देती है, ठीक है, आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एवरीवेयर विद इन इंडिया, ठीक है। अगर हम कोर्ट की बात करें, चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर कोई सी भी कोर्ट कोई भी किसी टॉपिक पे लेकर कोई अपना फाइनल डिसीजन देती है और उसी तरह का केस किसी और स्टेट में निकल के आता है, तो वो डायरेक्टली एप्लीकेबल उस जजमेंट का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। मतलब कहने की बात यह है कि अगर कोई भी कोर्ट अपनी फाइनल जजमेंट देती है, कुछ भी, कुछ लॉ को, कुछ रूल्स को लेके, कुछ रेगुलेशंस को लेके कोई भी जजमेंट देती है, तो वो एप्लीकेबल होगा पूरी इंडिया में, वो पूरी इंडिया के लोगों को मानना पड़ेगा और पूरी इंडिया के स्टेट्स को भी मानना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब देखो, इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स, मतलब कि देखो अब कॉमर्स को लेकर, मतलब कि ट्रेड और वगैरह के लेकर, वही कि इन दोनों के बीच में कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड का जो क्या है नेक्सस है, नेक्सस को बोलते हैं रिलेशंस, जो ट्रेड नेक्सस है, जो रिलेशंस है ट्रेड को लेकर, वो कैसा है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। ट्रेड बैरियर्स बिटवीन स्टेट्स आर नेवर गुड फॉर इकोनॉमी इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। देखो ये क्या बोल रहे हैं, अगर हर स्टेट में बता रहा हूँ, अगर किसी भी स्टेट्स के बीच में XYZ कोई से भी स्टेट है, उनके बीच में अगर जो ये ट्रेड्स को लेकर जो ये अनबन रहेगी ना, तो ये क्या होगी, पूरी कंट्री के लिए खतरनाक होगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, कंट्री के लिए कैसे खतरनाक होगी भाई, अगर देखो ऐसा होगा तो जो GDP है, ऑल ओवर जो GDP है इंडिया की, कंट्री इंडिया की, ठीक है, तो उस पर GDP में फर्क पड़ेगा, तो हमारी GDP नीचे जाएगी, ठीक है, तो हमारी जो इंडिया की वैल्यू है वो नीचे घट जाएगी। तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो इसके लिए उन दोनों के बीच में, हर स्टेट्स के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, ट्रेड के लिए, स्पेशली ट्रेड के रिलेटेड, तो उसमें होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, तभी जाके जो इंडिया की होल इंडिया की कंपेरेटिवली इंटीग्रेशन, अगर मैं बात करूं कुल मिला के इंडिया की जो GDP होगी फिर वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि सब एक साथ मिलकर कदम बढ़ाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ, स्टेट है एक स्टेट है A और एक स्टेट है B। अब ये क्या है, इनके पास एक प्रोडक्ट है X और सेम प्रोडक्ट X है B स्टेट के पास, ठीक है। तो A क्या करता है, अपना प्रोडक्ट जो एक्सिस का जो प्रोडक्ट है अपने मार्केट में सेल करता है, लेकिन जो B स्टेट है वो भी अपना प्रोडक्ट A के मार्केट में जाके सेल करती है, ठीक है, A के मार्केट में जाके सेल करती है। क्यों करती है भाई, ठीक है, क्यों करती है, क्योंकि भाई वहाँ पे चल नहीं पा रहा है या फिर वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन, वहाँ पे डिमांड नहीं है, लेकिन वहाँ इस X प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो A स्टेट में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अपना क्या, अपना जो प्रोडक्ट होगी वो A स्टेट के मार्केट में जाके सेल करने लगेगी। अब जो A स्टेट वाले होंगे इस पर क्या कर देंगे, स्टेट A इम्पोज हायर टैक्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ X ऑफ स्टेट B, ठीक है। अब ये जो A स्टेट के जो लोग होंगे वो B स्टेट के प्रोडक्ट पे क्या कर देंगे, टैक्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जब इस पर ज़्यादा टैक्स लग जाएगा तो भाई ये तो प्रॉफिट के लिए तो काम करता है, हर कोई पैसों के लिए तो काम करता है, कुछ पैसे बच जाए उसके लिए तो काम करता है। अब जब ये पैसे बचाएंगे तो उसके लिए अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अब जब ये रेट बढ़ाएंगे एज़ कम्पेयर टू द स्टेट A और कंपेयर टू स्टेट B, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जब इस पर रेट बढ़ जाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट लेना ज़्यादा अच्छा लगेगा लोगों को, स्टेट A का प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे या फिर A स्टेट B का प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे, कमेंट में बताना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेट A का ही प्रोडक्ट लेंगे, क्यों, क्योंकि वो सस्ता है और बेसिकली जो बात है दोनों के प्रोडक्ट में सेम ही है, वो भी वही प्रोडक्ट है, वो भी प्रोडक्ट है, सेम ही प्रोडक्ट है दोनों के, और बस उसकी वैल्यू का फ़र्क आ गया, तो वो कौन सा लेंगे लोग, जो सस्ते वाला है वही लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो, सो दिस प्रोडक्ट कैन नो लॉन्गर कम्पीट विद द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द स्टेट A, ठीक है। तो जो स्टेट B का जो प्रोडक्ट होगा वही वो कम्पीट ही नहीं कर पाएगा मार्केट में स्टेट A के सामने, ठीक है। तो दिस हैम्पर्स इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक तरह से ऐसा काम करती है, ये जो सिचुएशन है ये जो देश की जो इकोनॉमी है उसको तोड़ने का काम करती है, ये ऐसे सिचुएशन पैदा ना हो, तो उसके लिए कुछ रिजोल्यूशंस हैं, ठीक है, कुछ लेके आए हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे देखते हैं आगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस गारंटीइंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी, ठीक है। अब देखो इंडिया गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट में जाके फ्रीली
क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है अपना, ठीक है। किसी भी स्टेट के मार्केट में जा सकती है, किसी भी स्टेट से कुछ भी इंपोर्ट करा सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो क्या है, जो है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो देखो कौन से पार्ट में लिखे हुए हैं, वो हमारे पार्ट 13 में लिखे हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक, ठीक है। अच्छा, और जो ये चीज़ है ना, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से डाली है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से डाली है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ ली है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हाउ एवर नो फ्रीडम कैन बी एब्सोल्यूट, रेस्ट्रिक्शंस आर डेल्ट इन आर्टिकल, ठीक है। अब जैसे पता है कि भाई अगर उन्हें कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, ये तो सभी को पता है, अगर कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती तो इनके ऊपर भी कोई लिमिट है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही फ्री हो, नहीं। अगर आपको कुछ चीज़ दी जा रही है तो उसका मतलब आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन तो होंगी ही होंगी। तो ये भी कुछ, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है सभी आर्टिकल्स के ऊपर, 302 के ऊपर, 303 के ऊपर, 304 के ऊपर, 305 के ऊपर, इन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो उन्हीं को हम देखेंगे आगे। पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेज of the above provisions relating to the freedom of the trade, commerce and intercourse and restriction on it, article 307, but no such authority is established so far, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, कि जो ये इंश्योर करे कि जो ये ट्रेड और कॉमर्स का जो काम है वो बिल्कुल एकदम से क्या हो, एकदम बैलेंस होकर चले, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, एकदम फ्लुएंटली चलता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पार्लियामेंट ने आज तक कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी थी कभी अथॉरिटी बनाने की, ठीक है। बट नो सच अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश सो फार, अभी तक कोई ऐसी स्टेट हमने बनाई नहीं है। हालांकि जो पार्लियामेंट है उसके पास आर्टिकल 307 के अंदर तहत ये पावर है कि वो एक ऐसी अथॉरिटी बना सकता है जो ट्रेड का, खाली ट्रेड को ही देखेगी कि स्टेट, सारी स्टेट में जो ट्रेड है वो सही चल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई अथॉरिटी बनाई नहीं है, क्योंकि हमें उसकी अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जोनल काउंसिल्स की, ठीक है। जोनल काउंसिल्स, देखो जोनल काउंसिल्स आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। देखो स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब होता है कि जिनकी उल्लेखना हमारे संविधान में नहीं हो रखी है। मतलब कहने की बात क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ही नहीं है। कि अगर मैं बात करूँ जोनल काउंसिल्स की, इसके बारे में कहीं भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये बाद में पार्लियामेंट ने अपॉइंट करी है, बनाई है, ऐसे बाद में से डाला है, ठीक है। अच्छा, इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये एक किससे बनी है, ये पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा था, उसके तहत हमने ये जोनल काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। एक्ट डिवाइडेड द, अब जो ये एक्ट था इसने क्या करा, इसने कंट्री को डिवाइड कर दिया इनटू 5 जोन, 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया, एंड प्रोवाइडेड अ जोनल काउंसिल्स फॉर ईच जोन, ठीक है। और क्या करा, अब ये जो हमारा इंडिया है, जो हमारा देश है, ठीक है। अब जो ये हमारा देश है इंडिया, ठीक है, ये क्या करेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा इंडिया है ये 5 जोन्स में डिवाइड हो रखा है। ऊपर का हो गया नॉर्थ वाला, यहाँ का हो गया वेस्ट वाला, नीचे का हो गया साउथ वाला, और ये ईस्ट का हो गया ईस्टर्न वाला, ठीक है। तो यहाँ पर और जो सेंटर का जो बचा पार्ट वो हो गया हमारा सेंट्रल जोन। तो इन 5 जोन में हमारा जो कंट्री है वो डिवाइड हो रखी है, और जो ये जोन्स हैं इन्हीं जोन को हम बोलते हैं जोनल काउंसिल्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स की, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इस तरफ के काउंसिल्स के बारे में, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स वॉज क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1971। अब जो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ना, ये बनाई गई थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1971। पहले तो खाली यही जोन थे, खाली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और सेंटर, ठीक है। लेकिन अब तो ये और जोन बनाई गई, लेकिन ये बाद में बनी है। स्टार्टिंग में खाली यही बनी थी, 1956 में खाली ये 5 जोन थी, लेकिन 1971 में कुछ और जोन भी रिकमेंडेशन करी गई। देखो कौन कौन सी थी, एक है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय सेपरेट पार्लियामेंट, ठीक है। ये दूसरे एक्ट से बनाई गई है, जो थी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1973 के तहत, ठीक है। इट्स मेंबर्स इंक्लूड असम, मणिपुर। देखो इसके कौन कौन मेंबर है, इसके मेंबर है असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और सिक्किम, ये इसके पार्ट है, ठीक है। आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खाली ये याद रखना है कि कितने जोन्स होते हैं, ठीक है। तो 5 तो ये हो गए और 2 बेसिकली और होते हैं, ठीक है।
इट फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द जोनल काउंसिल बट विद फ्यू एडिशंस, ठीक है। अब जो ये जोनल काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, अब ये जो जोनल काउंसिल्स हैं इनके फंक्शन भी बिल्कुल बेसिक वैसे ही होता है जोनल काउंसिल की जैसे, मतलब जैसे इनके होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वाले के, उसी की तरह होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अलग से भी बात होती है, मतलब कि इसमें कुछ एडिशन 2 3 फंक्शंस और होते हैं। देखो कौन कौन से वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो ये रहे क्या है, कौन कौन से फंक्शन है। इट हैज़ टू फॉर्मुलेट अ यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रिलीजन प्लान्स कवरिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस। और दूसरा क्या है, इट हैज़ टू रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द मेजर टेकन बाय द मेंबर स्टेट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड द पब्लिक ऑर्डर इन द रीजन्स, ठीक है। तो ये दो जो फंक्शन होते हैं ये एडिशंस होते हैं, ठीक है। ये जोनल स्टेट्स के अंदर नहीं होते, बस ये आपके इसी काउंसिल्स में मिलेंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में मिलेंगे, जोनल काउंसिल में नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। अब देखो फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट वाइल फार्मिंग जोन्स, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के जो जोनल काउंसिल्स ये बनाई गई थी, देखो सबसे पहला फैक्टर था नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, डायरेक्शन को लेकर। अब जो हमारी कंट्री है वो 4 भाग में वैसे डिवाइड होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। तो इस नेचुरल डिवीजन को लेकर बनाई गई थी। फिर दूसरा इसको ध्यान में रख के बनाई गई थी, किसको, रिवर सिस्टम को ध्यान में रख के बनाई गई थी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर ध्यान में रख के बनाई गई थी। तीसरा कल्चरल और लिंग्विस्टिक एफिनिटी को ध्यान में रख के बनाई गई थी, मतलब कि अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप थोड़ा सा आपको अलग क्या मिलेगा, कल्चर मिलेगा। साउथ में जाओगे तो अलग कल्चर मिलेगा, वेस्ट में जाओगे तो अलग कल्चर मिलेगा, ईस्ट में जाओगे तो अलग कल्चर मिलेगा। और लैंग्वेज भी सारे स्टेट्स के लगभग अलग ही होती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी इस फैक्टर को ध्यान में रख के मतलब इन जोन्स को बनाया गया है। और रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी लॉ एंड अदर, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, इसको ध्यान में रख के जोन्स को बनाया गया है। ये 4 पॉइंट थे जिनको ध्यान में रख के जोन्स को बनाया गया है, ठीक है। अब देखो एम क्या होता है जोनल काउंसिल्स का, ठीक है, क्या एम है, क्या अचीव करना चाहती हैं ये, ठीक है। ये है डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग मैटर्स लाइक इकोनॉमिक एंड द सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन, ठीक है। इनका काम जो होता है वो होता है कि ये डिस्कस करें और रिकमेंडेशन, ठीक है, कहने की बात ये है कि ये भी रिकमेंडेशन बॉडीज़ हैं, ये डिस्कस करती हैं और रिकमेंड करती हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि जो इकोनॉमिक या फिर सोशल प्लानिंग या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन, इनका अच्छा हो सके, इनका भला हो सके, ठीक है। प्रमोटिंग कोऑपरेशन, ठीक है, ये कोऑपरेशन को प्रमोट करती है, और कोऑर्डिनेशन जिससे 2 स्टेट्स के बीच में या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में या फिर सभी स्टेट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो सके, और सेंटर के साथ भी इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके, यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंटर्स के साथ, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या है, इसके क्या क्या काम करती है, देखो दे आर ओनली डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडीज। ये क्या है, एडवाइजरी बॉडीज, खाली एडवाइस प्रोवाइड करती है, रिकमेंडेशन देती है। टू अचीव एन इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो भारत है सारी स्टेट्स को मिला के भारत बनता है। अब जितनी भी स्टेट्स हैं तो इन सबको एक साथ में लाकर जो बेसिकली इकोनॉमी हम किसकी रेस करते हैं, अपने भारत की। तो हमने जो कंट्री है उसकी इंटीग्रेशन जो है मतलब कि वो बरकरार रहे, इंटीग्रेशन जो बोलते हैं ना भाईचारा की भावना पूरी कंट्री में बनी रहे, उस चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। और क्या है, टू हेल्प इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रिलीजियसनेस, लिंग्विज्म एंड द पर्टिकुलिस्टिक ट्रेंड्स। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी ग्रोथ है किस चीज़ को लेके, किस फील्ड में लेके, स्टेट कॉन्शियसनेस, रिलीजनलिज्म मतलब कि जो धर्म स्तर पर, और लिंग्विज्म मतलब कि भाषा के तौर पर, या फिर पर्टिकुलर या फिर किसी भी जो ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम पे उस चीज़ को लेकर उसमें ग्रोथ ला सके, ठीक है। मतलब कि कहने की बात यह है कि सभी धर्मों के लोगों को एक साथ ला सके, सभी भाषा को बोलने वाले लोगों को एक साथ ला सके, ठीक है। इस तरह में उसका ऑब्जेक्टिव है। और क्या है, टू हेल्प इन रिमूविंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सेपरेशन इन सम केसेस सो दैट द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट में सिंक्रोनाइज, ठीक है। देखो ये बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है इन्होंने, क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल देते के बात करता हूँ आपको। अब देखो 2000 में क्या हुआ था, 2000 में जो हमारा उत्तराखंड था वो यूपी से अलग हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने क्या देखा था, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने नोटिस करा कि जो इनके बीच की जो भावना है ना, पहले तो ये दोनों एक ही थे, यूपी के अंदर ही थे, लेकिन जब यूपी से जो उत्तराखंड है वो अलग हो गया तो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के प्लेसेस के बीच में जो लोग रहते हैं, ठीक है, इन दोनों
बेसिस पे जो लोग रहते हैं वो आपस में उनके बीच में थोड़ी सी ना दूरी आ गई, वो एक दूसरे की स्टेट्स को अलग अलग बताने लगे, भाई थोड़ा बुरा वाला कहने लगे। तो इस चीज़ को ना हो, मतलब ये चीज़ ना हो, क्योंकि ये चीज़ हमारे क्या है, नेशन के लिए बहुत बुरी है, ठीक है। क्योंकि इसी चीज़ का इस्तेमाल करके जो हमारे अंग्रेज आए थे उन्होंने हमारे भारत को तोड़ा था, छिन्न भिन्न कर दिया था, ठीक है। और उसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका आज के टाइम पे पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसा ना हो, उस चीज़ को बचाए रखने के लिए भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जोनल काउंसिल्स को बनाए रखने के लिए, ठीक है। टू इनेबल द सेंटर एंड द स्टेट टू कॉपरेट विद ईच अदर इन सोशल इकोनॉमिक मैटर्स एंड एक्सचेंज आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू इवॉल्व यूनिफॉर्म पॉलिसीज। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कॉर्पोरेशन अच्छा हो और सभी स्टेट्स के बीच में कॉर्पोरेशन अच्छा हो, किस बेसिस पर, सोशल इकोनॉमिक मैटर्स पर। एक्सचेंज क्या करें, एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट्स के साथ जाके अपने आइडियाज़ को शेयर करें, एक्सपीरियंस को शेयर करें, जिससे क्या होगा, कंप्लीटली डेवलपमेंट होगा हमारी कंट्री का, ठीक है। कुछ आप ऐसी बातें दूसरे स्टेट वालों को बताओ कि जो उन्हें ना पता हो, उनके फ़ायदे के लिए हो, और कुछ ऐसी बात वो हमें बताएं जो हमारे फ़ायदे के लिए हो, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और अपनी एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, किसका, जोनल काउंसिल्स के ऑब्जेक्टिव पढ़े अभी हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अच्छा, दो फंक्शंस और हैं इसके, देखो फंक्शंस बता रहा हूँ, ठीक है, दो फंक्शन और हैं। टू कॉर्पोरेट विद ईच अदर इन द सक्सेसफुल एंड द स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। कि अगर कोई भैया ऐसा दो स्टेट के बीच में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, कि भैया एक ऐसा प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है कि इन दोनों स्टेट के बीच में भी हम डैम बनाएंगे, या फिर हम एक सड़क बनाएंगे, या फिर एक नेशनल हाईवेज बनाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन होना उसकी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉर्पोरेशन होगा तो हमें जो सेंटर होगी, पार्लियामेंट जो होगी, उसके एकदम से सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो एकदम से मिल जाएंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एग्जीक्यूटिव एकदम एफिशिएंटली काम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा क्या है, टू सिक्योर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम में भी बना रहे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ राज्यों में तो भैया कांग्रेस है, कुछ राज्यों में बीजेपी है, तो उन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि भैया एक जो वो नाम की जो क्या बोलते हैं अपोजिशन पार्टी है, वो भैया हकीकत में अपोजिशन में हो गई, वो कंट्री के अगेंस्ट चली गई, ऐसा ना हो, ठीक है, ठीक है। बैलेंस बना रहा है, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहा है, ठीक है। अब क्या है, हम देखेंगे कंपोजिशन कि भैया अब जो जोनल काउंसिल है इसका कंपोजिशन, इसके अंदर मेंबर होते कौन कौन है। ईच जोनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, ठीक है। देखो कौन कौन होते हैं जोनल काउंसिल्स के अंदर। सबसे पहले होते हैं होम मिनिस्टर, जो इस कमेटी के होते हैं चेयरमैन, ठीक है। और इसके साथ होते हैं मेंबर्स जो स्टेट से या फिर यूटी से आते हैं, और ऐसे एडवाइजर जो स्टेट से और स्टेट से आते हैं बस, ठीक है। तो देखो स्टेट से कौन आता है, सीएम ऑफ स्टेट्स इन द इज़ द वाइस चेयरमैन। अब जो जितने भी सीएम होते हैं स्टेट्स के, ये सब क्या होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं काउंसिल्स के, ठीक है। ऑन अ रोटेशनल बेसिस आ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। मतलब एक साल किसी और स्टेट के सीएम को वाइस चेयरमैन बना दिया, एक साल किसी और स्टेट के सीएम को वाइस चेयरमैन बना दिया, मतलब कि रोटेशनल बेसिस पे सारी स्टेट के बारी बारी से चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, यूटीज से कौन आता है, यूटीज से एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं उस स्टेट्स के, ठीक है। 2 अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, ठीक है। 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट्स इन द जोन्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अच्छा, और देखो एडवाइज़र आते हैं विदाउट एनी राइट टू वोट, ठीक है। एडवाइज़र आते हैं खाली, ये कौन होते हैं, ये होते हैं स्टेट से आते हैं, चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर, ये एडवाइज़र के तौर पर आते हैं। कौन कौन, हर स्टेट्स के अपने चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर आते हैं, और हर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द नीति आयोग के द्वारा जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं वो आते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, खाली एडवाइज़र होते हैं, ये वोट नहीं कर सकते, इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। तो ये हमारे जोनल काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कंपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो होता है ख़त्म। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं।